डियर लर्नर्स, अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्यों आज पाकिस्तान $1 बिलियन के बेल आउट के पैकेज के लिए दूसरे देशों के दरवाजे खटखटा रहा है, क्यों खाने जैसी बेसिक नीड के लिए पाकिस्तान को फूड बाहर से मंगवाना पड़ता है, और क्यों ईरान से इतनी कट्टर दुश्मनी होने के बाद उसे बिजली ईरान से ही लेनी पड़ती है, क्यों दिन भर भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजीज बनाने के बाद भी वो कई एस्पेक्ट में भारत पर ही डिपेंडेंट रहता है। इन सभी सवालों के आप क्या जवाब देंगे? आई नो आप कई जवाब दे सकते हैं, आप मुझे इसके पॉलिटिकल, सोशल और हिस्टोरिकल रीजंस भी गिना सकते हैं, बट अगर इन सब रीजंस के अलावा मैं पाकिस्तान में प्रेजेंट की खराब कंडीशन के पीछे उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर का रोल बताऊं, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? तब आप कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाओगे। बट ट्रस्ट मी, आज पाकिस्तान की इस हालत के पीछे के रीजंस में से सबसे बड़ा रीजन कहीं ना कहीं उसकी ज्योग्राफी भी है। दोस्तों, रशिया और चाइना की तरह पाकिस्तान भी आज कहीं ना कहीं अपनी ज्योग्राफी का गुलाम बन के रह गया है। जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड की शुरुआती 3 वीडियोस में हमने देखा कि कैसे किसी भी देश का फेट, नेचर, स्ट्रेटेजीज, वॉर टैक्टिक्स को डिसाइड करने में उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन और फैक्टर्स का कितना बड़ा हाथ होता है, कैसे उस देश की जियोपॉलिटिक्स पर उसकी ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस होता है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पाकिस्तान की ज्योग्राफी और उसके जियोपॉलिटिकल पोजीशन की बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की बर्बादी के पीछे उसकी ज्योग्राफी का कितना बड़ा रोल है। दोस्तों, पाकिस्तान पर आए दिन आपके यूट्यूब फीड पर सैकड़ों वीडियोस आते होंगे, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वीडियोस उन सबसे बिल्कुल अलग होने वाली हैं, क्योंकि इनमें ज्योग्राफी के लेंसेज से हम जियोपॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। आप एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2025 या 2026 में यूपीएससी एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, तो आने वाली 22 फरवरी को अनअकैडमी पर शुरू होने वाले हैं फाउंडेशन बैचेस, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट और 6 मंथ का एडिशनल बेनिफिट बाय यूजिंग कोड SGYT10। अब लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार हम पाकिस्तान की बेसिक ज्योग्राफी को समझ लेते हैं। पाकिस्तान लगभग 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली एक साउथ एशियन कंट्री है, जहां तकरीबन 24 करोड़ लोग रहते हैं। यहाँ की बॉर्डर्स की बात करें तो इसके नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान, साउथ वेस्ट में ईरान, ईस्ट में इंडिया और साउथ में अरेबियन सी लगता है। सिंधु नदी यहाँ पर लाइफलाइन की तरह काम करती है। ये नदी न सिर्फ पाकिस्तान को फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती है, बल्कि सिंचाई और बिजली उत्पादन में भी ये मेजर रोल प्ले करती है। इसके साउथ ईस्टर्न पार्ट में थार डेजर्ट्स इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में 990 किलोमीटर लंबी कोस्टलाइन भी मौजूद है। पंजाब और सिंध प्रोविंसेस में मैदानी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन रेस्ट पाकिस्तान से सबसे ज्यादा है। वही अफगानिस्तान और ईरान की बॉर्डर से लगने वाला बिहड़ इलाका बलूचिस्तान में सबसे कम पाकिस्तानी आबादी रहती है। अब पाकिस्तान का बेसिक ओवरव्यू लेने के बाद आइए हम उन मेजर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान अपनी ही ज्योग्राफी का प्रिजनर बना हुआ है। दोस्तों, चाइना वाली वीडियो में हमने देखा कि कैसे चाइना ने तिब्बत पर कब्जा सिर्फ वहां के फ्रेश वाटर सोर्सेस को कंट्रोल में लेने के लिए किया था, जिसके लिए उसने इंडिया तक से भी पंगे लिए थे। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि फ्रेश वाटर सोर्सेस जैसे बेसिक से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स किसी भी देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि 24 करोड़ की पॉपुलेशन की वाटर नीड को पूरा करने के लिए आज उनके पास अपना खुद का एक भी ऐसा फ्रेश वाटर सोर्सेज या फिर ऐसी एक भी रिवर नहीं है जो फुली पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुई हो। आज पाकिस्तान अपनी मोस्टली वाटर नीड्स के लिए टोटली इंडिया पर डिपेंडेंट रहता है। यहाँ की मेजर रिवर्स सिंधु तिब्बत से और चेनाब और झेलम दोनों नदियां इंडिया से ही ओरिजिनेटेड होती हैं। चूंकि बिना अपने वाटर सोर्सेस के पाकिस्तान का सरवाइव करना ही मुश्किल था, इसलिए 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी में इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान को सौंप दिया गया। लेकिन आप भी अच्छे से जानते हैं कि हमेशा स्थितियां एक जैसी नहीं होती। जिस तरीके से आए दिन इंडिया पाकिस्तान के बीच टसल चलती रहती है, बॉर्डर्स पर गोलीबारी होती रहती है और टेररिज्म जैसी हरकत पाकिस्तान करता रहता है, ऐसी कंडीशन में इंडिया चाहे तो चंद मिनटों में तीनों नदियों का वाटर सप्लाई को धीमा कर या फिर ज्यादा पानी को छोड़कर पाकिस्तान में सूखे या बाढ़ की स्थिति जैसे पैदा कर सकता है। वो अलग बात है कि हम मोरली ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि बिना ये काम किए भी हम पाकिस्तान को 3 बार धूल चटा चुके हैं। फिर भी ये फ्रेश वाटर सोर्सेज के लिए इंडिया पर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अपनी ही ज्योग्राफी का प्रिजनर बना के रखती है। यही नहीं, पाकिस्तान के पास फ्रेश वाटर सोर्सेज ना होने की वजह से उसे हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में काफी पीछे रहना पड़ता है। आज पाकिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें 3 से 4 घंटे की बिजली भी नसीब नहीं होती और ब्लैकआउट तो पाकिस्तान में आए दिन होते रहते हैं। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आज पाकिस्तान को अपने पड़ोसी देश ईरान, जो उसका दुश्मन है, उससे महंगी दरों पर भी बिजली खरीदनी पड़ती है। दोस्तों, फ्रेश वाटर सोर्सेस के अलावा आज पाकिस्तान के पास खुद की सिक्योरिटी के लिए कोई नेचुरल बैरियर भी नहीं है। आज हिमालय जहां इंडिया को चाइना से सेफ रखता है, यूराल माउंटेन्स रशिया को अपने ईस्ट साइड से होने वाले अटैक से सेफ रखता है, वहीं पाकिस्तान
जो तीनों साइड से अपनी एनिमी कंट्रीज से घिरा हुआ है, उनसे बचने के लिए उसके पास कोई भी नेचुरल बैरियर तक नहीं है। हालांकि यहाँ नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान से लगता हुआ पठार मौजूद है, बट वो पाकिस्तान को सिक्योर करने के लिए काफी नहीं है। पाकिस्तान के प्लेन्स और पठारों के बीच मौजूद दर्रे ईरान और अफगानिस्तान को जब चाहे अपनी फोर्सेस के साथ पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का पूरा मौका देते हैं। यही नहीं, पाकिस्तान को ज्योग्राफी का अभिशाप सबसे ज्यादा 3000 किलोमीटर लंबे इंडियन बॉर्डर को शेयर करने से लगता है। क्यों? क्योंकि 1947 में रेड क्लिफ लाइन, जो इंडिया को पाकिस्तान से अलग करने के लिए खींची गई थी, इसका आधार ज्योग्राफिकल न होकर रिलीजियस रखा गया था। इस वजह से इनके बीच थार के रेगिस्तान को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम मात्रा में नेचुरल बैरियर्स मौजूद हैं। आपको यहाँ पर पूरे के पूरे सपाट मैदान मिलेंगे। इस नेचुरल बैरियर की कमी से पाकिस्तान इंडिया से इतना वल्नरेबल है कि इंडिया जब चाहे पाकिस्तान पर कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकता है। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ के इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध जैसे मेजर इंपॉर्टेंट शहर इंडिया से केवल 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सही सुना, केवल 50 से 60 किलोमीटर की दूरी। अमृतसर और लाहौर के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो ये केवल 50 किलोमीटर के आसपास है। वहीं पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद इंडिया की सीज फायर लाइन से केवल 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी अगर इंडिया चाहे तो 4 से 5 घंटों में पाकिस्तान की कैपिटल पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर सकता है। और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ, हिस्टोरिकली भी ऐसा पहले हो चुका है। जब 6 सितंबर 1965 को इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडियन आर्मी अमृतसर से होते हुए लाहौर तक चली गई थी, न केवल उन्होंने वहां पाकिस्तानी फोर्सेस को मात दी थी, बल्कि वहां के दूरी दिखाने वाला लाहौर का पत्थर यानी माइलस्टोन को भी अपने साथ उठा लाए थे। तो अब तक आप यहाँ समझ गए होंगे कि कैसे नेचुरल बैरियर का न होने से पाकिस्तान तीनों साइड से इतना वल्नरेबल बना हुआ है। लेकिन ज्योग्राफी का खौफ पाकिस्तान के लिए यही खत्म नहीं होता। आज भले ही पाकिस्तान के पास 990 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिस पर पाकिस्तानी ट्रेड की मेजर डिपेंडेंसी है। मैं कराची पोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के टोटल 60% मैरीटाइम ट्रेड को हैंडल करता है। इतना ही नहीं, वॉरफेज चार्जेस, पोर्ट टैरिफ और दूसरी फीस के थ्रू ये पाकिस्तान को सालाना कम से कम $200 मिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है। रेवेन्यू के अलावा ये बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। अरेबियन सी कोस्ट लाइन पर सिचुएटेड ये पोर्ट पाकिस्तान के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, यूरोप के टॉप शिपिंग रूट से जोड़ता है। लेकिन बस यहाँ प्रॉब्लम एक ही है, वो ये है कि इंडिया से इसकी दूरी ज्यादा नहीं है। गुजरात में मौजूद भुज एयरबेस कराची से केवल 400 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है, जिसका ये मतलब है कि कल वॉर की हालत में इंडिया कराची पोर्ट पर कंट्रोल कर पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकता है, उसी के इंटरनेशनल ट्रेड्स पर रोक लगा सकता है। यहाँ मैं कुछ बड़ा चढ़ाकर नहीं बोल रहा हूँ। कुछ महीनों पहले जब सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्टर होने वाला है, वहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं चल रही है, इसके पीछे का कारण कराची पोर्ट का पूरे तरीके से ठप पड़ना ही था। इससे आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए पोर्ट कितना जरूरी है। लेकिन इंडिया के पास इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन इसे कहीं न कहीं वल्नरेबल बना देती है। इसके अलावा पाकिस्तान की आफत यहाँ और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसकी बॉर्डर चारों तरफ से दुश्मन देशों से लगी हुई है। पाकिस्तान की न तो ईरान से बनती है, न ही अफगानिस्तान से, और इंडिया के बारे में तो आप जानते ही हो। जिस तरीके से अमेरिका के पास मैक्सिको, कनाडा के रूप में फ्रेंड कंट्री है जो उसे नेचुरल सेफ्टी प्रोवाइड करती है, रशिया और चाइना को सेंट्रल एशियन नेचुरल सेफ्टी प्रोवाइड करती है, ठीक वैसे ही सेफ्टी पाकिस्तान को अपने पड़ोसी देशों से नहीं मिलती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज ये हालत हुई पड़ी है। उसको डर डर के रहना पड़ता है। पाकिस्तान चूंकि एक सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है, इसलिए उसकी शिया मेजोरिटी कंट्री ईरान से बिल्कुल नहीं बनती। रही अफगानिस्तान की बात, तो ये ज्योग्राफिकल कर्ज पाकिस्तान को तो ब्रिटिशर्स से ही मिला हुआ है। शॉर्ट में इसे एक्सप्लेन करूं तो 12 नवंबर 1893 को जब ब्रिटिशर्स द्वारा 2670 किलोमीटर लंबी दुरंत लाइन खींची गई, जो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को अलग करने के लिए खींची गई थी, तब ब्रिटिशर्स ने आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिक्स को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा था। इससे पश्तून ट्राइब्स के वो लोग जो यहाँ बरसों से रहा करते थे, वो अचानक से दो पॉलिटिकल बाउंड्रीज में डिवाइड हो गए। आधे पाकिस्तान में आ गए और आधे अफगानिस्तान में। इस डिवीजन से पाकिस्तान में मौजूद पश्तून ट्राइब जो पहले मेजॉरिटी में थी, वो यहाँ की अब माइनॉरिटी में आ गई, जिसकी वजह से इन्हें पाकिस्तान की बाकी मेजॉरिटी कम्युनिटी से हरासमेंट झेलना पड़ता है। इस हरासमेंट से तंग आकर पाकिस्तानी पश्तून लोगों ने खुद को आजाद करने के लिए अफगानिस्तान के साथ मर्ज होने की डिमांड करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ अफगानिस्तान साइड के पश्तून भी इस पॉलिटिकल बाउंड्री में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, वो भी इसे अपना ही एरिया बताते थे। आजादी के बाद पाकिस्तान को दुरंत लाइन के अलावा अफगानिस्तान के साथ ये बॉर्डर विवाद भी साथ मिल गया था। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर आज तक मुश्किल से कोई अफगानी गवर्नमेंट रही होगी जिसने पाकिस्तान और उसके बीच की दुरंत लाइन को मान्यता दी हो। इवन तालिबान तो पाकिस्तान पश्तून एरिया को अपने कंट्रोल में करने की धमकी भी दे चुका है। पाकिस्तान के इस बॉर्डर से भारी मात्रा में ड्रग स्मगलिंग से लेकर
इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, जिसे रोक पाना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए सरदर्दी हो जाती है। आए दिन पश्तूनी लोग खुद को अफगानिस्तान में मर्ज होने की मांग करते रहते हैं। अगर मोर्टिमर दुरन उस दिन इस बेसिक से ज्योग्राफिकल फैक्टर को ध्यान में रख लेते, पश्तून को टोटली अफगानिस्तानी एरिया में ही रख देते, तो पाकिस्तान की आज ये हालत नहीं होती। पाकिस्तान को अफगानी बॉर्डर्स की वजह से अपनी नींदें खराब नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान भी रशिया चाइना की तरह अपनी ही ज्योग्राफी के पिंजरे में कैद हुआ पड़ा है। चाहे वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हो या फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, पाकिस्तान को ज्योग्राफी की चौतरफा मार पड़ी है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नेचर ने पाकिस्तान को कुछ दिया ही नहीं। पाकिस्तान के जहां ईरान, अफगानिस्तान, भारत जैसी नेबरिंग कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब है, वहीं इसके पास चाइना और टर्की यानी तुर्की जैसे क्लोज एलाइज भी हैं, जो वक्त आने पर उसे मुसीबत से निकालते रहते हैं। चाइना जहां पाकिस्तान को इकोनॉमिक और मिलिट्री कोलैबोरेशन के साथ डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता रहता है, टर्की भी पाकिस्तान के साथ बेहतर बायलैटरल रिलेशन बनाए रखता है। टर्की पाकिस्तान से डायरेक्ट बॉर्डर तो शेयर नहीं करता, लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान और टर्की के कल्चरल रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं। चाइना और टर्की की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली मोरल सपोर्ट भी मिलता रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की ज्योग्राफी उसे एक रिच एग्रीकल्चर पोटेंशियल वाला देश बनाती है। साथ ही फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से यहाँ अलग अलग तरह की फसलों की पैदावार भी होती है। अगर पाकिस्तान अपने पोटेंशियल का सही यूज करे तो ये लैंड इतना फूड प्रोड्यूस करके दे सकता है कि इसे खाने के लिए किसी दूसरे देश के दरवाजे पर जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल पोजिशनिंग भी उसे एक इम्पोर्टेंट कंट्री बनाती है। आज पाकिस्तान साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के मुहानों पर सिचुएटेड है। ये तीनों का कहीं न कहीं मर्जर पॉइंट है। पाकिस्तान की इसी सिग्निफिकेंट पोजीशन की वजह से इसे ग्लोबल अफेयर्स में रणनीतिक महत्व प्राप्त है, पर्टिकुलरली रीजनल सिक्योरिटी, एनर्जी कॉरिडोर्स और इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स के कॉन्टेक्स्ट में। इसी वजह से ये कई रीजनल कोऑपरेशन जैसे सार्क, एससीओ, ईसीओ के एक्टिव मेंबर है। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन से हम ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास एक डाइवर्स ज्योग्राफी है, जो उसे कई ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस देने के साथ कई एडवांटेजेस भी देती है। बस शर्त यह है कि पाकिस्तान सही रास्तों पर चले, अपने पड़ोसी देशों से रिलेशन को अच्छा कर रखे और ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेजेस को एडवांटेजेस में बदले। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप किस देश की जियोपॉलिटिक्स को ज्योग्राफी के लेंसेज से देखना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लेट्स क्रैक इट।